नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थितिकी और विद्युत स्थितिकी के सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का सेपरेट वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया था। आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर, एक नया ब्रांच जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है ये? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के जितने भी प्रीवियस ईयर यानी PYQ जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं सब पर बारी बारी से डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर पहला प्रश्न। जी, प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत घनत्व क्या है? विवेचना करे, यानी विद्युत की घनत्व का विवेचना करे। तो देखिए, किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा का घनत्व कहते हैं। यानी जैसे कि अगर ये चालक है, ये चालक है, इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट है ये भाग, चालक का अनुप्रस्थ काट कौन हो गया? ये वाला भाग, ये वाला भाग चालक के अनुप्रस्थ काट है। और इसके लंबवत यानी कुछ इस प्रकार से, ऐसे जितने धारा गुजरता है यानी इस चालक से जितने धारा पास होता है उससे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अब अगर बात करें तो कह सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, यानी धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसे हम लोग वेक्टर जे के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी इसे हम लोग वेक्टर जे के द्वारा सूचित करते हैं। अब वेक्टर जे बराबर होता है आई बटे ए। जे बराबर क्या होता है? आई बटे ए। इसके अलावा इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं जी। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाइए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाइए। तो कहेंगे कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान हो, यानी प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान हो तथा विद्युत धारा, क्या? विद्युत धारा का मान अलग अलग हो, उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? 1/RS बराबर होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जैसे एक प्रतिरोध को आप ऐसे जोड़ दिए, फिर आप एक दूसरे प्रतिरोध को ऐसे जोड़ दिए, फिर आप तीसरे प्रतिरोध को ऐसे जोड़ दिए। इसमें होता क्या है, यहां से इस टर्मिनल से लेकर के इस टर्मिनल तक का ये जो विभव है, विभव समान होता है। लेकिन क्या होता है, धारा यहां से अगर इधर से धारा आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? धारा 3 भाग में बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग भागों में बंट जाता है लेकिन विभव सभी में समान रहता है। और इसके इक्विवेलेंस के लिए याद रखेंगे 1/RS बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 ऐसे होता है।
अब अगला प्रश्न को देखिए, कहता है कि अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, यानी अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक के बारे में बताइए। तो वह पदार्थ जिसका चालकता चालक से कम परंतु अचालक या कुचालक से ज्यादा हो या अधिक हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब अगर कोई भी पदार्थ है जिसका चालकता चालक से कम है, क्या है, चालक से कम है, और कुचालक से ज्यादा है, उस पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अर्धचालक। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं, अगर प्रतिरोध के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता चालक से ज्यादा और कुचालक से कम हो, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक। अब अगर बात करें तो जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया इत्यादि, ये सब जो है ये सब अर्धचालक है। अब हम यहां पर बात करते हैं सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का उपयोग सोलर प्लेट बनाने में किया जाता है। आपको पता होगा सोलर सिस्टम में जो सोलर प्लेट बनाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप के अर्धचालक और दूसरा पी टाइप के अर्धचालक। खैर इसके बारे में आगे की क्लास में चर्चा करेंगे या आगे क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। आगे चलिए, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, यानी कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को बतलाइए। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कलर कोड का प्रयोग प्रतिरोध के मान जानने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध के मान जानने के लिए किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक की संख्या के लिए कलर फिक्स्ड होते हैं और इसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, कलर कोड कहते हैं। आपको याद होगा एक ट्रिक बीबी रॉय ना, यानी ब्लैक बॉर्न रेड येलो, रेड ऑरेंज येलो ना, बीबी रॉय ना, तो याद रखेंगे। तो ये जो होता है ये कलर कोड है। कलर कोड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम देख के, कलर को देख करके ज्ञात कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, रजिस्टर का, इसका जो टॉलरेंसी है ये इतना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि संट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखिए। संट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखिए। तो देखिए, संट एक ऐसी युक्ति है जिसके प्रयोग से अमीटर की माप सीमा तथा प्रासर को बदला जाता है। यानी संट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, संट के प्रयोग करके हम अमीटर के जो मापन सीमा है उस सीमा को, या कह सकते हैं कि उसका जो प्रास है उसको बदलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संट का प्रयोग करके हम अमीटर के मापन सीमा और उसके प्रासर को परिवर्तित करते हैं। अब अगर संट का उपयोग कहा जाए तो कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के संट लगाकर गैल्वेनोमीटर द्वारा निर्देशित धारा के प्रास को बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी आप गैल्वेनोमीटर में संट को लगा करके, गैल्वेनोमीटर में किसे लगा करके, संट को लगा करके आप गैल्वेनोमीटर में जो धारा का निर्देशन किया जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में जो निर्देशित धारा है आप उसे बदल सकते हैं। यह पहला प्रयोग है संट का। अगर दूसरा बात करें तो कहेंगे कि संट लगाकर किसी एक अमीटर की माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। माप सीमा को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी आप संट का प्रयोग करके अमीटर के माप सीमा को बढ़ा सकते हैं और संट का प्रयोग करके आप गैल्वेनोमीटर के जो निर्देशित धारा का प्रास है उससे आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल आ गया है।
जी, कहता है कि यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो मान लेते हैं एक प्रतिरोध ये है और एक दूसरा प्रतिरोध ले लेते हैं। चलिए, एक प्रतिरोध ये है, हो गया। ये दो प्रतिरोध है। अब इसका प्रतिरोधकता R1 मान लेते हैं और इसका प्रतिरोधकता R2 मान लेते हैं। कहता है कि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध 16 ओम आता है। यानी यहां पर R1 प्लस R2 का मान कितना आता है? 16 ओम आता है। चलिए, अच्छी बात है। यदि उन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 3 होता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये जो है ये RP है और RP इतना हो गया। अब RS का मान जो है वो क्या है? 3 ओम है। RS का मान क्या है? 3 ओम है। अब हमसे क्या पूछा है? उनके अलग अलग प्रतिरोध निकाले। अब इनका अलग अलग प्रतिरोध निकालना है तो हम जानते हैं, अभी जस्ट समांतर क्रम के लिए पढ़े थे कि 1/RS बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ डॉट डॉट डॉट। अब इसे यहां पर आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R और यहां देखिए, और यहाँ RS का मान कितना है? 3, तक कहेंगे 1/3 बराबर इसे बट्टा पर के जोड़ कर लेंगे तो नीचे कहेंगे R1 इंटू R2 अपर हो जाएगा R2 प्लस R1। अब क्या हो जाएगा? तो R2 प्लस R1 का मान कितना है? 16 है। तो कहेंगे 1/3 बराबर 16/R1 इंटू R2। इन्हें गुना करेंगे तो कहेंगे R1 इंटू R2 बराबर क्या आ जाएगा? 16 तिहाई 48। अब देखिए, जोड़ 16 आना चाहिए और गुना कितना आना चाहिए? 48। तो ऐसा पेड़ आप जानते हैं क्या होता है? तो 12 और जोड़ 4, 12 4 16 और 12 गुने 4 यानी 12 चौक 48। तो यहां पर एक हो गया R का मान। यानी कह सकते हैं आप इस कॉन्सेप्ट से क्या कह सकते हैं? इस कंसेप्ट से आप कह सकते हैं कि R1 का मान अगर आप 4 लीजिएगा तो R2 का मान आ जाएगा 12, और अगर R2 का मान आप 4 ओम लेते हैं तो R1 का मान आ जाएगा 12। यानी अपना एक आंसर हो जाएगा 4 ओम और दूसरा हो जाएगा 12 ओम। चलिए, क्यों ये कैसे किए? देखिए, यहां जोड़ने पर कितना आता था? 16 और गुना करने पर कितना आता था? 48। मन में सोच लिए भाई कि 12 चौक 48 और 12 4 16, यानी एक हो गया, एक हो गया 4 ओम और दूसरा हो गया 12 ओम। बस लॉजिकल ही है, आप इसे बना भी सकते हैं। सेम उसी प्रकार का सवाल है। देखिए, यहां पर कहता है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध, तो 12 ओम के 4 प्रतिरोध है, यानी R का मान कितना है? 12 है। ऐसे ऐसे कितने प्रतिरोध है? 4 प्रतिरोध है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? अब जैसे कि ये 4 है, ये 4 है, इसमें से सभी का प्रतिरोध कितना है? 12 है। अब ऐसे ऐसे 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आप। इसे ऐसे इसे कहो के 3 गो का आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर देखिए, इसे भी जोड़ दीजिए। अब हमसे पूछा है कि इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सबसे पहले R का मान क्या है? R बराबर 12 है। तो अगर 1/RP का मान कहेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? तक ऐसे N का मान कितना है? ऐसे 4 गो है।
तो कहेंगे आरपी बराबर हो जाएगा n/r। तो यहां से r का मान यहाँ क्या हो जाएगा 4/12। तो इसको काटिएगा तो यहां से क्या जाएगा 3, यानी आरपी का मान कितना आ जाएगा 3 ओम। अब इसका भी मान 3 ओम, इक्विवेलेंट मान इसका भी 3 ओम, इसका भी इक्विवेलेंट 3 ओम, और इसका भी ओम, और इसका भी इक्विवेलेंट 3 ओम। अब आप कहिएगा n/r कहां से लाए? तो देखिए, जब सिमेट्रिक रजिस्टर रहता है, जैसे कि 1/r1 1/r2 दिए, अगर सब का मान r के बराबर है तो उस केस में क्या होता है, जितना नंबर आता है पैरेलल क्रम में, जितना नंबर आता है उतना मान ऊपर देते हैं, और जो सिमेट्रिक रेजिस्टेंस रहता है उसे नीचे देते हैं। 1/rp बराबर n/r हो जाता है। इसका भी मान 0, इसका भी मान 3, इसका भी मान 3, इसका भी मान 3। अब तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहां से RS का मान क्या निकल जाएगा? तो कहेंगे RS बराबर 3 ओम जोड़ 3 ओम और जोड़ 3 ओम। तो कितना ओम हो गया? 6 ओम। समझे बात को? यहां से आरपी का मान निकाले, आरपी 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 तीनों सीरीज में जुट गया फिर से। तो ये 3 और ये 3, तो 3 3 6 और 3 9 हो गया। यही हो गया अपना आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का क्या है? नियम है। अब देखिए, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या, उसको पहले देखिए। तो कहेंगे द्वितीय नियम है कि प्रतिरोधों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद क्या है? पास वास के चारों ओर, या लूप कहिए ना, लूप, बंद लूप लिखिए। बंद लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी अगर इसमें रेजिस्टेंस भी है, इसमें अगर मान कर चलिए सेल भी है, तो इसके विभव और इसके विभव का जो अंतर होगा वो द्वितीय नियम से पूरा क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अतः किसी बिंदु पर विभव परिवर्तन में अंतर शून्य होता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी बिंदु पर अगर आप विभव में परिवर्तन के अंतर की बात करते हैं तो वो क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बतलाता है। और ये किसको बतलाता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। यानी ऊर्जा न तो नष्ट हो रहा है और न ही उत्पत्ति हो रहा है, यानी जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में ऊर्जा क्या है? संरक्षित है। ऊर्जा क्या है? संरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पेल्टियर इफेक्ट जी, पेल्टियर प्रभाव क्या है? हमसे क्या पूछा गया है? पेल्टियर प्रभाव क्या है? अब देखिए, इसमें कहता है कि जब दो धातुओं के क्षण जो अलग अलग धातुओं से बना हो, किससे बना हो? अलग अलग धातुओं से बना हो, के शीर्ष को शीर्ष से मानकर चलिए कि एगो छोर ये है और दूसरा छोर ये है, इसके एक का शीर्ष को दूसरे शीर्ष में जोड़ दिए, इस प्रकार से जोड़ दिए कि शीर्ष के शीर्ष से इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह एक लूप बन जाए। तो वास्तव में ये क्या बन गया है? एगो लूप बन गया है, एक लूप बन जाए। यदि उस लूप में एक विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए। अब में क्या करते हैं? एगो सेल लगा देते हैं और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ऐसे लीजिए जाए तो लूप के एक छोर पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो क्या होगा कि लूप के एक छोर पर मानकर चले यहां पर ऊर्जा का क्या हो रहा है? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है।
ऊष्मा का उत्सर्जन तथा दूसरे छोर पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगर यहां उत्सर्जन हुआ है तो यहां क्या हो जाएगा, ऊष्मा अवशोषण। ऊष्मा का क्या हो जाएगा, अवशोषण होगा। अब इससे क्या होता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, स्वरूप यहां जोड़ दीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोर ठंडा तथा दूसरा छोर गर्म हो जाता है। अब यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो ये गर्म हो जाएगा, और यहां पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यानी एक गर्म तो एक क्या जाता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रभाव को पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं, और इसी प्रभाव को पेल्टियर का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रभाव को, पेल्टियर का प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। वैसे आप में से कई कहेंगे कि सर ये तो आयन, आप कहता है कि आयनन मंडल क्या है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सर ये तो लगता है कि ज्योग्राफी का सवाल है। नहीं भाई साहब, ये ज्योग्राफी का नहीं बल्कि फिजिक्स का है, और ये पूछा गया था 2014 में। आप देख लीजिएगा 2014 का क्वेश्चन। ये तो लग रहा है कि ज्योग्राफी का सवाल है, यानी भूगोल का सवाल है, लेकिन ये 2014 में पूछा गया था। आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कहता है कि आयनन मंडल क्या है, तो कहेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहां सूर्य की तीव्र विकिरण के कारण, सूरज के तीव्र विकिरण के कारण गैसों का आयनीकरण हो जाता है, आयनन मंडल कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित वह भाग जहां पर सूरज का ताप बहुत ज्यादा रहता है, और सूरज के तीव्र विकिरण के कारण वहां पर गैस क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। और वायुमंडल के जिस भाग में गैस आयनीकृत होता है, वायुमंडल के उस भाग को आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। चलिए अब यहां से है फिर एक न्यूमेरिकल कहता है कि पी प्रतिरोधकता, पी प्रतिरोधकता वाले तार, तार की लंबाई, पी प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई, ये क्या है, तार की लंबाई, इसको काट करके लिखेंगे लंबाई। पी प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोधकता क्या होगा। अब कहता है कि जैसे अगर ये कोई तार है, इसके प्रतिरोधकता यानी रो के मान को 2 गुना कर दिए, 2 रो कर दिए, तो अब कहता है कि इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखिए इधर ही देख लेते हैं स्पेस। अब देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बट्टे ए, रो एल बट्टे ए। अब यहां से अगर बात करें तो कहेंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो 1 L1 L बट्टे ए, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे R2 बराबर हो जाएगा √2 L बट्टे ए। अब आप R1 बट्टे R2 का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कहेंगे √1 L बट्टे ए, और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा √2 L बट्टे ए। इससे आप यदि भाग दीजिएगा तो कहेंगे √1 L बट्टे ए, और ऊपर ए गुने रो एल, ए से ए और एल से एल कट गया, यानी यहां से एक फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 R1 बट्टे R2 बराबर रो1 बट्टे रो2। अब आप कीजिए क्या, रो1 के जगह पर रो1 ही रहने दीजिए, और रो2 के जगह पर 2 रो रख दीजिए,
2 रो 1 रख दीजिए, रो 1 से रो 1 काट दीजिए। यहाँ से क्या मिल जाएगा, R1 बट्टे R2 बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2। और यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे R2 का, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2R1, यानी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना। ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, यानी जो फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 2 गुना होगा, यानी R2 बराबर 2R1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी, तो कहेंगे कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाए, डोपिंग कहलाता है। यानी अर्धचालक की जो चालकता होती है उसको बढ़ाने के लिए अर्धचालक में कुछ पी टाइप या एन टाइप अशुद्धियां मिलाई जाती है, जिसके कारण जो अर्धचालक होते हैं उसका चालकता बढ़ जाती है। और शुद्ध अर्धचालक में जो अशुद्धियां होती है, इस अशुद्धियां के मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही डोपिंग कहते हैं। अब देखिए एक टॉपिक है, यानी एक हेडिंग हमने बनाया है अपने मन से, विभव मापी क्या है। तो कहेंगे यह एक विद्युत यंत्र है जिसका प्रयोग विभवांतर ज्ञात करने, दो सेलों के ईएमएफ का तुलना करने तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। यानी विभव मापी के 3 काम है। वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। पहला कि अगर किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है तो आप वोल्ट मीटर की मदद से उसका ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 सेल के विभव का तुलना कर रहे हैं, 2 सेल के ईएमएफ का तुलना कर रहे हैं, तो आप विभव मापी की मदद से कर सकते हैं। और तीसरी बात कि यदि आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना चाहते हैं तो आप विभव मापी की मदद से कर सकते हैं। यानी यह एक यंत्र है जिसके द्वारा ये सारे कार्य किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर या सुपर चालक कहेंगे वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, परंतु एक निश्चित निम्न ताप पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, सुपर चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर चालक कहलाता है। तथा इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। कहेंगे कि कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसका जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है। यानी यूं आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो ताप के साथ बदलता है। ताप बदलने पर क्या होता है, बदलता है। एक निश्चित यानी एक निश्चित ताप पर ये जो है इसका जो रेजिस्टिविटी है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। जिस ताप पर इस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उस ताप को हम लोग क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अगला है थर्मिस्टर। तो कहेंगे यह उष्मा उत्तेजित यंत्र है जिसका प्रतिरोध ताप के परिवर्तन के साथ तेजी से बढ़ता है। यानी बदलता है, लिखेंगे बढ़ता नहीं बदलता है ना, बदलता है। यानी यह एक यंत्र है और इस यंत्र में क्या होता है, ये प्रकाश सेंसिटिव यंत्र होता है। यानी इसमें होता क्या है कि जब आप ताप में परिवर्तन करते हैं तो ये ताप के परिवर्तन के साथ तेजी से बदलता है। यानी हल्का भी ताप टेम्परेचर बढ़ा तो इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसका प्रयोग की बात करेंगे तो कहेंगे इसका प्रयोग टीवी रिसीवर को सुरक्षित रखने में किया जाता है। इसमें क्या आता है, टीवी रिसीवर को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तो आपका कर्तव्य बनता है। और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों के साथ गद्दारी अच्छी नहीं होती है। और आप एक सच्चे मित्र हैं, तो सच्चे मित्र गद्दार नहीं होते। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।